गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है कक्षा 12 का बायोलॉजी का चैप्टर इवोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद में इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि जो जीव की उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति से देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो वो जो यूनिवर्स है ना वो क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। जो गैलेक्सीज हैं उनका क्या है? समूह। क्या कहलाता है? यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियों का जो समूह है वही क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, और गैलेक्सीज क्या हैं? तो गैलेक्सीज क्या है बेटा? बहुत सारे, देखो, तारों, स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैसेस का, गैस एंड डस्ट का ग्रुप है, समूह है। ठीक है, किस किस का समूह है? स्टार्स, क्लाउड, गैस एंड डस्ट का क्या कहलाता है? गैलेक्सीज। ठीक है, तो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई थी ना, ठीक है, यूनिवर्स की इस पर उत्पत्ति जो हुई थी ना, लगभग कितने साल पहले हुई थी? 20 मिलियन ईयर एगो। यानी 20 मिलियन साल पहले ब्रह्मांड की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब देखो, अब विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हैं, उनके माध्यम से हम ये समझते हैं कि यूनिवर्स की या ब्रह्मांड की, जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मांड में किस प्रकार हुई। ठीक है, कुछ थ्योरी हैं वो अलग अलग बोलती हैं। पहले सबको पढ़ लेते हैं कि बोलती क्या क्या है। देखो, पहली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलता है कि जो यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, सबसे पहले सिंगल्स स्मॉल पॉइंट के रूप में था, जिसमें इन्फिनिट क्या थी? हीट थी। यानी अत्यधिक उच्च तापमान था। यानी जो पूरा ब्रह्मांड है वो इतने से एक पॉइंट के रूप में उपस्थित था, और इसमें बहुत जो वो हीट थी, टेम्परेचर था, वो बहुत ही अधिक था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? ए हग एक्सप्लोशन। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? यूनिवर्स में टेम्परेचर में क्या आ गई? कमी आ गई। अब देखो, ये एक जगह इकट्ठा था तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अब देखो, कण दूर दूर चले गए। जब कण एक दूसरे से दूर दूर चले गए तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लो हो गया। और ये कण को क्या क्या थे? इसमें हाइड्रोजन था, हीलियम था, और कुछ अदर गैसें थी, कुछ अदर डस्ट थी। ठीक है, ये था। ठीक है, और देखो फिर क्या हुआ? जो ये गैसेस थी, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम, और ये बहुत सारी गैसें पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक जगह इकट्ठा हो गई। ठीक है, क्या हुआ? एक जगह इकट्ठा हुई, जिन्हें एक जगह इकट्ठा होती गई। जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम का कुछ हिस्सा यहाँ, फिर अन्य गैसों का हिस्सा यहाँ, फिर अन्य गैसों का, फिर बहुत सारी इस प्रकार की गैसें एक जगह इकट्ठी हुई होती गई, और इन्हीं से किसका निर्माण होता गया? ग्रहों का निर्माण होता गया। ठीक है, हाँ या ना? तो इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। एक बार आप इसको उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अब क्या था? बहुत सारी गैलेक्सीज एंड अदर गैलेक्सी, कौन सा? पृथ्वी का कौन सा? मिल्की वे। ये सब एक जगह इकट्ठा हुए और क्या बना लिया? खुद का सोलर सिस्टम क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी ना, कब मानी गई है? 4.5 बिलियन ईयर अगो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यूनिवर्स की उत्पत्ति ओरिजिन कब माना जाता है? तो क्या लिखोगे? 20 मिलियन ईयर एगो। और ओरिजिन ऑफ अर्थ वो पूछता है तो क्या लिखोगे? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ये दो डाटा आपके काम के हैं, डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दो डाटा हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन है, उनमें पूछ सकता है। ठीक है,
ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो हमने अब तक ये पढ़ा है। बहुत सारी गैलेक्सीज में कल क्या बना लिया, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का एक भाग था अर्थ, और अर्थ की उत्पत्ति कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर है वो, ये हमने अब तक पढ़ लिया। तो देखो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर यानी वातावरण उपस्थित नहीं था। ठीक है, केवल पर्यावरण में कौन कौन सी गैस थी, अमोनिया थी, और मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, H2O था, गैस के फॉर्म में था, रिलीज फ्रॉम कन्वर्टेड इन सर्फ। देखो ये क्या था, पृथ्वी पर सिंगल मास के रूप में उपस्थित था। फिर क्या हुआ, इन पर देखो, जैसे वाटर है, वाटर पर यूवी रेज पड़ी और वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में टूट गया, H2 + O2 में टूट गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ऑक्सीजन ने क्या किया, NH3 पर्यावरण में उपस्थित है, क्या किया, NH3 था, CH4 था, CO2 था, इनके साथ क्या किया, अभिक्रियाएं कर ली। देखो अमोनिया के साथ की तो क्या बन गया, नाइट्रोजन + वाटर, क्या बन गया, N2 + H2। ठीक है, अब एक बार आप यहाँ तक इसको उतार लें, फिर आगे चलते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में इसमें बोलें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय केवल अमोनिया और मीथेन, CO2 और H2O गैस फॉर्म में था। अब देखो पृथ्वी की सूर्य की यूवी के कारण जो पृथ्वी पर H2O था वो किस फॉर्म में टूट गया, H2 + O2 के फॉर्म में टूट गया। अब जो O2 था वो स्वतंत्र नहीं रहा, फ्री नहीं रहा था, और H2 भी एस्केप हो गया था वहाँ से। तो देखो O2 ने किस किस के साथ अभिक्रिया कर ली, NH3 और CH4 के साथ। अब NH3 के साथ अभिक्रिया की, देखो NH3 से किसने की, ऑक्सीजन ने अभिक्रिया, तो क्या क्या बना, नाइट्रोजन बन गया और H2O बाहर निकल गया। अब देखो ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब देखो CH4 के साथ अभिक्रिया होगी, वो आगे के स्लाइड में होगी, तब तक आप यहाँ तक इसको एक बार उतार लें। उसके बाद में पढ़ते हैं मीथेन से अभिक्रिया, यानी CH4 से अभिक्रिया। क्या क्या CH4 से होगी तो क्या बनेगा, O2 से अभिक्रिया हुई, O2 से अभिक्रिया हुई तो क्या क्या बना, CO2 बन गया, प्लस साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, फिर ये जो O2 था ये स्वतंत्र, O2 फिर यूवी रेज के कारण 2 ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये ऑक्सीजन जो ये वाली O2 थी इसके साथ कंबाइंड होगी, क्या बना लिए, ओजोन परत का निर्माण कर दिया। यानी स्टार्टिंग में किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन देखो ऑक्सीजन O2 के साथ जैसे ही जुड़ी ओजोन परत का निर्माण हो गया, यानी एक एटमॉस्फेयर की लेयर बन गई। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारी लेयर्स का निर्माण होता गया और पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। ठीक, निर्माण हुआ होगा ऐसा ये थ्योरी बताती है। देखो ओजोन लेयर फॉर्म्ड एज इट कूल्ड द वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉल इन रेन। देखो अब ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये जो ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन है, ये वापर फॉर्म में ऊपर आई होगी और ओजोन परत से टकराकर फिर से वापस बरसात के रूप में नीचे गिरी। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, पृथ्वी पर नमी आई। ठीक है, वाटर ऑफ रेन फॉल डिप्रेशन एंड ओशियन, और इस प्रकार देखो छोटे छोटे पृथ्वी पर जो गड्ढे थे उनमें वो वाटर था वो भरता गया और समुद्र और महासागरों का निर्माण होता गया। ठीक है, इस प्रकार प्रथम जो जीव की उत्पत्ति है वो कब मानी जाती है, 4 बिलियन ईयर एगो, यानी 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आफ्टर, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के 500 मिलियन ईयर एगो किसका निर्माण हुआ, प्रथम लाइफ फॉर्म का निर्माण हुआ। ठीक है, अब प्रथम जो लाइफ फॉर्म थी उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, अब देखो हाउ फर्स्ट लिविंग एंटर अपीयर्स ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर प्रथम जीवित जीव किस प्रकार आया। ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो देखो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पहली इसमें थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें भी थ्योरी है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनके अनुसार देखते हैं। पहली है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कैसी है, रिलीजियस थ्योरी है, यानी धार्मिक थ्योरी है। ठीक है, धर्म से इसको कनेक्ट करती है। देखो कैसे,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी वर सीन टुडे वर क्रिएटेड एज सच, यानी जो जितने भी लिविंग यानी जीवित जीव हम आज देख रहे हैं, इनका ऐसा मानना था जितने भी जीव हम आज देख रहे हैं उनकी उत्पत्ति लाखों साल पहले भी ऐसे ही हुई, यानी लाखों साल पहले भी जीव इसी प्रकार के थे, ठीक है। और डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम, यानी जैव विविधता थी पृथ्वी पर हमेशा सेम ही रहेगी, पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और कल भी ऐसी ही रहेगी, नेक्स्ट ईयरों में भी ऐसी रहेगी, इनका ऐसा मानना था, जबकि ऐसा गलत था। क्योंकि देखो ना हम जैसे अब से आज हैं, इससे पहले हम ऐसे नहीं थे, इससे पहले हम होमोसेपियंस के फॉर्म में थे, यानी एक एप के फॉर्म में थे, बंदर के फॉर्म में थे, और आगे क्या होगा इवोल्यूशन वो तय करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी मेरे हिसाब से गलत है, बाकी देखते हैं, आप एक बार इसको उतार लें फिर चलते हैं आगे। और इस थ्योरी के अनुसार, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी 4000 ईयर ओल्ड थी, यानी 4 बिलियन ईयर हो गई थी, जो भी डाटा इनक्रिप्ट है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो 4 बिलियन ईयर आपको ये लिखना है। फिर था कॉस्मिक थ्योरी, ठीक है, कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। देखो इनका कैसा मानना था, ये देखो इन्होंने ऐसा माना था कि जो जीव हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, स्पर्म की फॉर्म में, स्पोर से हुआ, किससे हुआ, स्पोर से हुआ, बीजाणु से हुआ। और जो बीजाणु है स्पोर कैसे आया, किसी जो अर्थ किसी कोई जो प्लेनेट है उस पर जीव रहे होंगे, और ये दूसरा प्लेनेट है पृथ्वी जिस पर जीव नहीं थे, तो इस और देखो जीवों का निर्माण किससे हो रहा है, स्पोर से। तो इन्होंने बताया था जिस ग्रह पर जीव रहते थे उस ग्रह से एक स्पोर उड़कर कहाँ आ गया होगा, जिस पर जीव नहीं रहते थे, यानी पृथ्वी पर अर्थ पर आ गया, और यहाँ पर भी किसका निर्माण हो गया, जीवों का निर्माण हो गया, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिस्पर्मिया थ्योरी, ठीक है। फिर तीसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। इसमें ये क्या बोलता है, जो जीव का निर्माण हुआ ना वो किस किस से हुआ, कौन कौन से, देखो मैटर सब लगे, देखो डस्ट, देखो मड, इस प्रकार के नॉन लिविंग थिंग्स से ही किसका निर्माण हुआ, लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग मतलब मड, स्टो यानी कीचड़ गंदगी, इन सब से किसका निर्माण हुआ, अचानक कीचड़ गंदगी इनसे अचानक जीवों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा इनका मानना था। ये थ्योरी में ये है, ठीक है। इसी सिद्धांत को एबायोजेनेसिस थ्योरी भी माना कहते हैं। इस थ्योरी का नाम क्या है, एबायोजेनेसिस थ्योरी, यानी एबायोजेनेसिस थ्योरी मतलब अजैविक सिद्धांत, यानी अजैविक, ठीक है। यानी ये भी तो यही बता रहा है ना कि जीवों का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, अजैविक पदार्थों से हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, एबायोजेनेसिस। और इस थ्योरी का नाम एफ रेड्डी ने और लुईस पास्चर ने इस थ्योरी की खोज करी थी। फिर दूसरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी वो, इनका ऐसा मानना था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का ऐसा मानना था जो जीवों का निर्माण हुआ है ना वो कैसे हुआ है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है, जीवों का जो निर्माण हुआ है ना वो कैसे हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है, यानी पूर्ववर्ती जीवों से ही हुआ है। जो आज वर्तमान में आप जीव देख रहे हो इनका निर्माण भी किसी पूर्ववर्ती जीव से हुआ होगा, यानी इससे पहले भी कोई जीव रहे होंगे, ठीक है। अब इस थ्योरी में और आगे क्या है वो आगे देखते हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है। इन्होंने देखो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हमको दिखाया कि जो जीवों का निर्माण हुआ है अजैविक पदार्थों से हुआ है। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक स्टरलाइज फ्लास्क लिया था जिसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं थे, सबको इन्होंने किल कर दिया। उस फ्लास्क में इन्होंने क्या रखा था, उस फ्लास्क में इन्होंने शुगर और यीस्ट को रख दिया था, ठीक है। और एक टाइम पे तो क्या किया था, फ्लास्क को ओपन कर दिया था जिसके कारण लिविंग जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका निर्माण हुआ, और एक टाइम पे उसको बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, यीस्ट मर गए। देखो क्या हुआ था, देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, एक फ्लास्क लिया था मुड़ा हुआ, जिसके स्पोर को ओपन रख दिया, ठीक है, स्टेलाइज था, इसमें किल्ड ईस्ट को रखा था। और देखो इसको जब इसको बंद किया था ना, इसको बंद कर दिया, तो देखो किसी भी प्रकार का जीव का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी में इसने क्या किया, ओपन फ्लास्क का निर्माण किया, और क्या हुआ, जीव बने और यीस्ट जीवित थे। अब देखो ये थ्योरी ठीक है, बट इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि सर्वप्रथम जीव कैसे उत्पन्न हुए होंगे, इस बात का ये जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। देखो फिर है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसको अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये किसने दिया था, रसिया के वैज्ञानिक थे कौन, ओपेरॉन, और इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे हिल्डेन। तो ये साइंटिस्ट के ये भी पूछ लेता है कौन सी कंट्री के थे, तो ये भी याद रखना। रसिया, जो ओपेरन थे वो कहाँ के थे, रसिया के थे, और जो हिल्डन थे वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी थी, और उन्होंने बताया था कि जो जीवों का निर्माण हुआ, सबसे पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो ये दो स्टेपों में था, पहले तो सिंपल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, यानी इसी को क्या बोला उन्होंने, केमिकल इवोल्यूशन। यानी रसायन, सबसे पहले जो सिंपल रसायन थे, इनऑर्गेनिक रसायन थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक रसायन में। यानी तो पूरा केमिकल का प्रोसेस में कोई जीव भाग नहीं ले रहा है, तो इसको क्या बोला, केमिकल इवोल्यूशन। दूसरे स्टेप में क्या किया था इन्होंने, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो किस में बदल रहे थे, फर्स्ट लाइफ में, यानी लाइफ में कन्वर्ट हो गए थे, यानी जीवों का निर्माण हो गया था। इसको क्या बोला, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अब हम एक एक को देख लेते हैं, केमिकल इवोल्यूशन क्या है, फिर देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है। पहला देखते हैं केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में देखो क्या था, सबसे पहले जो प्रारंभ में जो स्थितियाँ थी, प्रारंभ में पर्यावरण में केवल क्या थी, जो गैसेस थी वो एटम्स के रूप में थी। कौन कौन से में, कार्बन रहा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इस प्रकार के बहुत सारे क्या रहे होंगे, एटम्स रहे होंगे, जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन था, हाइड्रोजन था, ठीक है। और दूसरे स्टेप में देखते हैं कुछ समय बाद ये एटम्स हैं आपस में अभिक्रिया करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल रहे होंगे, H2O रहा होगा, NH3 रहा होगा, CO2, इस प्रकार के रहे होंगे, और सबसे अधिक मात्रा में कौन था, NH3, ठीक है। फिर देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अभिक्रिया करके देखो सबसे पहले एटम्स थे, एटम्स कौन कौन से थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने आपस में अभिक्रिया की तो क्या बन गए मॉलिक्यूल, जैसे NH3, CH4, CO2, इस प्रकार के कन्वर्ट हो गए। अब इन्होंने आपस में अभिक्रिया की होगी तो क्या बन गए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए होंगे, इस प्रकार के। देखो CH4, HCN, एल्कोहल, एल्डिहाइड, इस प्रकार के सूक्ष्म, इस प्रकार के सिंपल क्या बन गए होंगे, कंपाउंड बन गए होंगे। इसको अब पहले आप उतार लो, फिर आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो क्या है, देखो और क्या क्या उपस्थित थे इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक एसिड थे, अमीनो एसिड थे, मोनोसेकेराइड थे, फैटी एसिड, ठीक है, और नाइट्रोजेनस बेस, इस प्रकार के कुछ कुछ सूक्ष्म जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं सिंपल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो देखो दूसरा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं से क्या बना होगा, देखो मोनोसेकेराइड, आपस में मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड की बहुत सारी इकाइयाँ एक साथ जुड़ गई होंगी तो उसी से क्या बन गया, पोलोसेकेराइड। और बहुत सारी एमाइनो एसिड एक साथ जुड़ गई होंगी तो फिर क्या बन गया, प्रोटीन है, क्योंकि एक साथ अगर एमाइनो एसिड जुड़ी है, बहुत पड़ी है एक साथ, बहुत
दिनों तक, तो आपस में अभिक्रिया कर ली होगी और प्रोटीन का निर्माण कर लिया। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिल गया होगा तो किसका निर्माण किया गया, फैट का, लिपिड का निर्माण कर लिया होगा। उसी प्रकार बहुत सारे नाइट्रोजिनस एक साथ पड़े होंगे, जैसे ATCG वगैरह जो हम DNA में पढ़ाए थे। फिर शुगर थी, पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये भी एक साथ पड़े होंगे। एक इन्होंने, ये तीनों ने अभी एक साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, न्यूक्लिक एसिड, DNA बना लिया होगा। ठीक है, अब देखो इसका देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या इसी प्रकार हाइड्रोजन से कार्बन एटम से फॉर्म से मॉलिक्यूल फॉर्म बनी होगी, मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होंगे, इसका सत्यापन कर लेते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख लेते हैं। और जो ये एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले किसने किया था, मिलर ने किया था। ठीक है, तो देखो मिलर का सेटअप क्या था, उन्होंने कैसे सिद्ध किया था कि पृथ्वी के शुरुआत में ये ही इस प्रकार की स्थितियाँ थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्या है, मिलर का सेटअप है। देखो उन्होंने क्या किया था, एक इस प्रकार का सेटअप लिया था और इसमें देखो बॉइलिंग वाटर रख दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा था, जो H2O था वेपर फॉर्म में था, यानी वाष्प रूप में था, तो वाष्प रूप में दे लिया, बॉइलिंग वाटर ले लिया। एक वैक्यूम रख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थे तो सारी की सारी इस सेटअप में से ऑक्सीजन निकाल दी, इसलिए वैक्यूम लिया था। फिर क्या लिए थे, 2 इलेक्ट्रोड ली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में बस क्या था, चिंगारियाँ थी और कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रोड ले लिए 2। ठीक है, और एक मोटे फ्लास्क में गैस भर ली, कौन कौन सी, CH4, NH3, H2O और H2। ठीक है, अब इसने क्या किया, स्पार्क डिस्चार्ज किया, जिसके कारण क्या हुआ, और किसके कारण, विदाउट वाटर नहीं था इसमें। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, ये क्या था, ये कुछ समय बाद देखा कि ये जो देखो ये इसमें ये तो यहाँ से क्या टपक रहा था, जो वाटर था वॉपर के फॉर्म में टपक रहा था, यानी वाष्प के रूप में नीचे आ रहा था। ठीक है, और देखो फिर यहाँ पे उसने 18 दिनों बाद, कितने दिन बाद, 18 दिन बाद, और लगभग 800 डिग्री टेम्परेचर का यूज किया था इसने, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर कैसा था, बहुत हाई था। तो देखो लगभग 800 डिग्री टेम्परेचर पर पानी को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया उस टाइम, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर था, इसलिए इसने क्या किया था, पृथ्वी के शुरुआत दिनों जैसी स्थिति उत्पन्न करके इस फ्लास्क में उत्पन्न करी थी। ठीक है, फिर उन्होंने देखा था 18 दिन बाद इस वाले रीजन में उसको क्या क्या मिला, जो वाटर था लिक्विड फॉर्म में मिला, और क्या क्या मिला था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले थे, क्योंकि इसने लिया क्या था, देखो मॉलिक्यूल फॉर्म में लिए हैं, ये देखो CH4 लिए हैं, NH2 लिए हैं, H2O लिया है और H2O लिया है, ये किस फॉर्म में, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसने बाद में देखा था क्या क्या बन गया था, एस्पार्टिक एसिड बन गया था, जो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ग्लाइसिन बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने देखा था सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे थे, यही तो केमिकल इवोल्यूशन था, और इसने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड एविडेंस, कौन सा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे चलते हैं। देखो दूसरा है बायोजेनेसिस थ्योरी, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, जो फर्स्ट जो जीव था वो किससे आया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट का निर्माण किस प्रकार हुआ, देखो न्यूक्लिक एसिड ने किससे अभिक्रिया की होगी, प्रोटीन से अभिक्रिया होगी, और क्या बना दिया, कोलाइडल ड्रॉप का निर्माण हो गया, जिसे ही क्या बोला, प्रोटोबायोंट बोला होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, प्रोटोबायोंट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रोटोबायोंट ही क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ है, क्योंकि देखो जीव किससे मिलकर बना था, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ये दोनों उपस्थित हैं, बन गया। लेकिन ये जीव नहीं था, लेकिन ये साइन था कि इससे जीव की उत्पत्ति हो सकती है, जीव नहीं था ये साइन था उसका कि अब ये जीव आगे जीवित हो सकता है। ठीक है, ये साइन था, जीव नहीं था। फिर देखते हैं, देखो फिर एक वैज्ञानिक थे ओपेरॉन ने क्या किया था, इस प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को लेके अभिक्रिया करे और क्या बन गया, कॉन्जर्वेट्स का निर्माण हुआ। ठीक है,
अब देखो एक वैज्ञानिक थे सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने क्या किया, माइक्रोस्फीयर का निर्माण किया। जो क्या था, उन्होंने क्या लिया, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड का मिक्सचर लिया बहुत सारा, और उसको बहुत ज़्यादा हीट पर गर्म किया, जिससे क्या हुआ, प्रोटीनॉइड बॉडी का निर्माण हुआ। और प्रोटीनॉइड बॉडी के चारों ओर क्या किया इन्होंने, लिपिड की कोटिंग कर दी, उसी को क्या बोला, माइक्रोस्पोरी बोला। ठीक है, फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूबायोंट और प्रोटोसेल। ठीक है, ये सब, इन सब का फॉर्मेशन क्या, उसके बाद देखो क्या दिया, प्रोटोबायोंट, जो ऑलरेडी देखो ये प्रोटोबायोंट बॉडी बन गई थी, इसके चारों ओर क्या किया, लिपिड की मेम्ब्रेन बनाई, और यही क्या था, फर्स्ट सेल थी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट सेल अगर आपसे पूछे कौन थी, तो ईबायोंट थी, प्रोटोसेल था, या फर्स्ट सेल, ये क्या है, लाइफ की, अर्थ की फर्स्ट सेल है, जबकि फर्स्ट साइन क्या था, प्रोटोबायोंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो, अच्छे से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ए थ्योरी। ठीक है, यानी जीवों की उत्पत्ति एक सिद्धांत। ठीक है, ये हेडिंग है। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो क्या बोल रही थी, इसके ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो इसको। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सीन दैट वी सीन टुडे वर क्रिएटेड एज सच, यानी जो जीव हम आज देख रहे हैं वो आज से लाखों वर्षों पहले भी इसी प्रकार रहे होंगे, और जो जीव हैं इससे पहले भी ऐसे थे, बायोडाइवर्सिटी इससे पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और कल भी ऐसी रहेगी। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, और क्या बताया था, पृथ्वी जो थी 400 ईयर ओल्ड है, 4000 ईयर ओल्ड है, ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो फिर एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या की थी, HMS बीगल नामक जहाज से गैलोपेगोस द्वीप की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इनका चार्ल्स डार्विन के जहाज का नाम क्या था, तो ये आ जाता है, HMS बीगल था। कौन से द्वीप की यात्रा की थी, गैलोपेगोस द्वीप की यात्रा की थी। अब देखो इनके अनुसार क्या था, ये क्या बता रहे हैं, जो सभी पृथ्वी पर जो सभी सजीव हैं एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, बल्कि ये एक दूसरे से समानता नहीं रखते, बल्कि उनसे भी समानता रखते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर उपस्थित थे, उन दोनों से समानता रखते हैं। इसका मतलब जो जीव का निर्माण हुआ है वो बहुत पहले जीव उपस्थित थे। ये फादर सूर्य की बात को, यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था इनका, दिस इज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, सम लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट एक्सटेंट एंड सम न्यू लाइफ फॉर्म अराइज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी भूगोलीय वर्षों के अनुसार जीवों में समांतर क्या हुआ, विकास हुआ। कुछ जातियों ने तो खुद में और अधिक एडवांस चेंज कर लिया, और कुछ जो जातियाँ हैं वो फिर से डिक्रीज हो गए, यानी उन्होंने कुछ लक्षणों में फिर से अपने में कमी कर दी। ठीक है, ये भी दो इवोल्यूशन ही है। ठीक है, जो लाभदायक परिवर्तन थे उनको अडेप्ट कर लिया, और जो हानिकारक थे उनको हटा दिया। अब आप यहाँ तक एक बार इसको उतार लें, फिर देखते हैं और इन्होंने क्या बताया था। बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने इसकी बात को प्रूव करने की कोशिश किया यहाँ। देखो फिर पढ़ते हैं, देखो फिर है, इन population are built the variation in build which enable some to survive better than natural condition due to this outbreed others, यानी जो पृथ्वी पर प्रकृति में जो जीवित जीव पाए गए वो स्वयं प्रकृति की परिस्थिति के अनुसार ढल गए, और अन्य एडवांस जीवों से जनन करके नए जीवों का निर्माण कर लिया, और वो ही जीव पृथ्वी में जीवित रह पाए जिनको क्या किया, सेलेक्टेड बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो गए, प्रकृति के द्वारा जिनको सेलेक्ट कर लिया गया वही जीव जीवित रहे। इनका ऐसा मानना था, और ये बात सही है। पृथ्वी के अनुसार जो पर्यावरण ने जिन जीवों को सेलेक्ट किया वही पृथ्वी पर जीवित रह पाए। यही क्या है, मैकेनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन है, हाँ या ना। ठीक,
अब आप एक इसको यहाँ तक उतार लो, फिर देखते हैं व्हाट इज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। हमारे पास हम कैसे बता सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, इसके प्रमाण क्या क्या हैं। तो देखो क्या क्या हैं, पैलेंटोलॉजिकल प्रमाण है हमारे पास, फोसिल्स हैं जो जीवाश्म है वो है हमारे पास, उससे हम बता सकते हैं कि जीवों का विकास हुआ है। दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी हम में कुछ कुछ परिवर्तन इस प्रकार हुए हैं, कुछ तो हो गए और कुछ रह गए, ठीक है, जिससे हम बता सकते हैं ये जो चीज़ थी हमारे पूर्वजों में है, यानी इससे भी पता चलता है कि इससे पहले भी कुछ जीव थे जिनसे विकास हुआ। तीसरा है कंपैरेटिव स्टडी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, जीवों के कुछ शारीरिक और आकारिक लक्षणों को देखेंगे जो पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं, ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि विकास हुआ है। फिर देख लेंगे बायोकेमिकल एविडेंस देख लेंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन देख लेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में दो देखेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें, फिर आगे करते हैं। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे टॉपिक्स हैं आगे पूरे के पूरे आ जाएंगे, और चाहो तो लिख लो, मैं पता रहेगा कि कौन कौन से एविडेंस हैं, और इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है वैसे। देखो अदर एविडेंस कौन कौन से हैं, कनेक्टिव लिंक है जो हम नहीं पढ़ेंगे, अर्टोइज्म है जो पढ़ेंगे शायद नहीं पढ़ेंगे, और वेस्टिजियल ऑर्गन है, अगर हैं तो पढ़ लेंगे, बाकी देखते हैं अवशेष अंग वगैरह, ठीक है। देखो पहला जो वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। देखो फॉसिल्स क्या है, पैलेंटोलॉजिकल या जीवाश्म अवशेष क्या है, जो जीवाश्मों की स्टडी है, फॉसिल्स की स्टडी है, पैलेंटोलॉजी में की जाती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न जो रॉक्स हैं उनकी सेडिमेंटेशन है किसका, रॉक्स का, उनका क्या करते हैं, एज निकालते हैं, यानी बहुत पुराने साल पहले बहुत सारे पर्वत रहे होंगे, रॉक्स रहे होंगे, पेड़ रहे होंगे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण वो एक दूसरे के नीचे आ गए होंगे और करोड़ों वर्ष पृथ्वी में दबे रहे होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। उनका अध्ययन पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इन सब का, देखो क्यों करते हैं पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, इससे हमको देखो क्या क्या फ़ायदा है। फॉसिल रिप्रेजेंट द एक्सटेंट लाइफ, यानी जो फॉसिल है वो पूर्ववर्ती जीवों को प्रदर्शित करती है, जैसे डायनासोर पृथ्वी पर थे, कैसे पता चला, फॉसिल के माध्यम से पता चला, ठीक है। और जो सेडिमेंटेशन ऑफ लेयर्स है, ये किसका इंडिकेशन करती है कि इससे पहले भी यहाँ पर जीव थे, इस बात का हमको पैलेंटोलॉजी यानी फॉसिल्स के द्वारा पता चलता है, ठीक है। और पैलेंटोलॉजी क्या करती है, उस प्रकार के पहले के टाइम पीरियड को भी दिखाती है, ठीक है। एक बार आप इसको उतार लें, फिर आगे चलते हैं। देखो अब इन सब जो फॉसिल्स हैं, इन सब की मेथड कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम इनकी एज का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, कार्बन डेटिंग मेथड है, इंपॉर्टेंट है ये सब चारों के चारों मेथड, ज़रूर से ज़रूर याद रखना। कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा, देखो पोटेशियम आर्गन मेथड के द्वारा, यूरेनियम लेड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR के द्वारा भी हम इनका पता कर सकते हैं। जो मॉडर्न है विधि वो ESR ही है, जो मॉडर्न है और सबसे ज़्यादा यूज में आती है, ठीक है। फिर देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हकल। एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस था वो अर्नेस्ट हकल के द्वारा दिया गया था, जिनकी थ्योरी किस पे, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि देखो इनका क्या था, देखो इनके एग्जाम्पल की थ्रू एग्जाम्पल है, उन्होंने देखो क्या दिया था, embryos all of vertebrates include human develop a row of vestigial gills still just behind the head नहीं है head है, but it is the functional organ in fish and found any other adult vertebrate। देखो क्या बोल रहा है ये, जो
मानव में देखो, मानव में जो सर के पीछे यानी गर्दन के पीछे जो एक खाली जगह है पीछे, इनका ऐसा मानना था कि ये जो मानव का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, निम्न वर्टिब्रेट से हुआ, निम्न जीवों से हुआ। जैसे मछली में क्या पाए जाते हैं, गलफड़े हैं, और उनका पूरी तरह विकास नहीं हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गए, मानव की गर्दन के पीछे पाए जाने वाले गर्त के रूप में, वो आज भी उपस्थित है, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है और गर्त है आज भी, लेकिन इन्होंने इसको किससे कनेक्ट किया, मछली के गलफड़ों से, कि उसका हमारा विकास किससे हुआ, निम्न वर्टिब्रेट से, लोअर वर्टिब्रेट से हुआ। ठीक है, अब आप एक बार इसको उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इसको ध्यान से देख लेना, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। शारीरिक और आकारिकी के आधार पर हम क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। पहला देख लेते हैं, होमोलॉगी या होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन और डेवलपमेंट और फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसी हो, सेम हो, ओरिजिन सेम हो और स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन देखो एक बात और है, इसमें आगे पढ़ते हैं, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव वी सम बेसिक स्ट्रक्चर, यानी विभिन्न जीवों जो होते हैं समान प्रकार की संरचनाएं रखते हैं जीवों में, अंगों में, लेकिन उसमें कुछ विभिन्नताएं, किसमें, फंक्शन के आधार पर वो अलग अलग हो जाते हैं, प्रकृति के अनुसार अलग अलग ढल जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, विकास और स्ट्रक्चर तो समान, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो, कार्य अलग अलग करते हो, जिनकी बाहर से देखने में संरचना और उत्पत्ति तो समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसको बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, और होमोलोगस जो ऑर्गन है वो किसको किसको इंडिकेशन करता है, कि हमारे अब से पहले कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, यानी पूर्वज हमारे समान रहे होंगे। जैसे मानव की अंगुली है, देखो इस प्रकार की है, और बैट का जो पंख है वो इस प्रकार का है। ठीक है, यानी सब में सेम संरचना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम जो सब हैं आज वो सबके क्या हैं, पूर्वज समान रहे होंगे, बैट का भी पूर्वज समान रहेगा, तभी तो इसका पंख क्या करती है, हमारे पैर से मिलती है, इवोल्यूशन हुआ होगा, इसका पंख हमारे पैर में कन्वर्ट हो गया, पैर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, देखो पंख भी किसका रूपांतरण है, अग्रपादों का, तो पैर भी क्या है हमारे, पाद हैं, फूट्स हैं, हाँ या ना। तो देखो, इससे ये एविडेंस देता है कि जो इवोल्यूशन हुआ होगा उसमें लाभदायक परिवर्तनों के कारण अंग आपस में एक दूसरे में चेंज हो गए, जिनकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन देखो काम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है। देखो इसका काम क्या है, चलना, जबकि इसका काम क्या है, उड़ना। बैट के पंख का काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं, और हमारे पैर चलने के काम आते हैं। तो जिनकी उत्पत्ति संरचना तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन काम दोनों के अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। और ये किसका उदाहरण क्या है, उदाहरण किसका है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम अगर पूछे तो भी आपको होमोलोगस ऑर्गन का सारा लिख देना है, और होमोलोगस पूछे तो इसका लिखना ही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पूछे तो इसमें क्या लिखोगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमेशा कॉमन एंसेस्टर होता है, यानी पूर्वज समान होते हैं। देखो दोनों के पूर्वज समान थे, कार्य के आधार पर अलग अलग हो गए, वर्क फंक्शन के आधार पर। तो एक बार आप इसको उतार लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे से यहाँ देख लेते हैं, ये मानव का हाथ है, इसमें देखो ह्यूमरस, टिबिया, फिफुला, देखो और कौन कौन सी देखो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, ये वाली अस्थियाँ। उसके बाद में मेटाकार्पस, इससे अगली फिर है फ्लेंजस, फिर होंगी फ्लेंजस। फ्लेंजस कौन सी अंगुलियाँ, देखो इन सब में देखो, सब में संरचना सेम है कि नहीं है हाथ की, यानी उत्पत्ति तो सबकी सेम है, बेट की उत्पत्ति सेम है, व्हील की सेम है, और हॉर्स की सेम है, सबकी सेम है, लेकिन कार्य के आधार पर ये सब अलग अलग हुए। देखो मानव का हाथ पकड़ने के काम आ रहा है, घोड़े चलने के काम आ रहे हैं, और ये व्हेल का पानी को फिलिप्स के रूप में पीछे करने के काम आ रहा है, जबकि बैठ के ये पंख उड़ने के काम आ रहे हैं। यानी उत्पत्ति तो समान थी सबकी, संरचना भी समान थी, लेकिन कार्य अलग अलग हो गए, वही तो होमोलोगस ऑर्गन है।
ठीक है। अब होमोलोगस ऑर्गन का दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि मानव में ये सब था, पादपों में भी था। देखो आज भी हमको देखने को वो सब चीज़ें मिलती हैं। दूसरा उदाहरण है देखो, वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। उत्पत्ति तो कैसी थी, समान, लेकिन सबका देखो जितने वर्टिब्रेट्स है उसका हार्ट और ब्रेन सबका काम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। सब कैसे हैं, सिमिलर ऑर्गन, फंक्शन सबके अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरा एग्जांपल, थॉर्न एंड टेंड्रिल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, बोगनवेलिया का पादप देख लो और देखो कुकुरबिटा, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा जो कुकुम्बर की बेल होगी उसमें देखो इस प्रकार के टेंड्रिल पाए जा रहे हैं, देखो इस प्रकार के, देखो इस प्रकार के टेंड्रिल देखे होंगे। और जो देखो जो बोगनवेलिया का पेड़ है उसमें इस प्रकार के पत्ती के ऊपर का क्या देखा होगा, कांटा देखा होगा। देखो इसका भी निर्माण किससे हुआ बताओ, उत्पत्ति तो दोनों की सेम है। देखो इसका निर्माण किससे हुआ, नोड से, इसका भी निर्माण किससे हुआ, नोड से। दिखने में दोनों एक जैसे हैं क्या, यहाँ तक नहीं है ना। लेकिन ये किसमें ये इसका काम क्या है, ये पादप को ऊपर ऊंचाई पर चढ़ाने का काम करती है, करता है, सहारा प्रदान करता है। जबकि ये क्या करता है, पादप की पुष्पों की रक्षा करता है, कांटे के रूप में क्या करता है, पुष्पों की रक्षा कर रहा है। कार्य दोनों का अलग अलग है, उत्पत्ति संरचना दोनों की सेम थी। तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। फिर देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन कौन से होंगे, वे ऑर्गन जिनकी, देखो क्या बोल रहा है, एनालोगस, एनालॉगी ऑर्गन्स मीन्स डिफरेंस स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन फॉर सेम फंक्शन ड्यू टू सिमिलर एडप्शन ऑफ इन सेम हैबिटेट। यानी जो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो कैसी हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर, देखो दिखने में तो कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है। दिखने में तो कैसे दिखेंगे, ये सारे सारे एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के दिखेंगे, लेकिन काम सब सेम प्रकार का करेंगे, यानी कार्य एक ही करेंगे, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, मान जाता है, देखो विभिन्न जीव रहे होंगे। देखो ये एक जाति का एक जीव यहाँ आया, दूसरी जाति का ये जीव आया, तीसरी का एक ही जोग्राफिकल एरिया में आ गए। यानी विभिन्न जाति के जीव एक जोग्राफिकल एरिया में आ गए। अब एक जोग्राफिकल एरिया में एक जैसी क्या थी, परिस्थितियाँ थी, और उस परिस्थिति के अनुसार ये सारे के सारे जीव ढल गए। ये क्या है, एनालोगस ऑर्गन। यानी इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जीव हैं। एक जगह रहने के कारण इनकी कार्य क्षमता एक जैसी होगी, क्योंकि एक जगह पर जोग्राफिकल एरिया की कंडीशन एक जैसी थी, भोजन एक प्रकार का उपलब्ध था। अगर जिसको जिंदा रहना है वो अपने खुद में चेंज कर लेगा, नहीं रहना विलुप्त, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किस प्रकार इवोल्यूशन का उदाहरण है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। यानी जिनके एंसेस्टर क्या हो, जिनके एंसेस्टर कॉमन नहीं हो, और जिनके कॉमन हो वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। देखो पढ़ लो वही ये सब चीजें। होमोलोगस ऑर्गन इन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, विभिन्न भिन्न जीवों के, दैट नॉट आर एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एक दूसरे से शारीरिक रूप से समान संरचनाएं नहीं रखते हैं। दे हैव परफॉर्म, बट देखो क्या लिख रहा है, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन। जिनकी उत्पत्ति और वो पूर्वज एक जैसे ना हो लेकिन समान कार्य करते हो, क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन। देखो देख लेते हैं, विंग्स एंड बटरफ्लाई ऑफ बर्ड्स। देखो क्या बोल रहा है, जो पंख हैं किसके, बटरफ्लाई के और बर्ड्स के, दोनों सेम नहीं दिखते, ठीक है। बर्ड्स के पंख तो कैसे हैं, उसमें बहुत सारे बाल हैं, ऐसे फीदर्स हैं बहुत सारे, और जबकि इसमें केवल भारी झिल्ली जैसी संरचना है। दोनों दिखने में सेम नहीं है और उत्पत्ति भी दोनों की सेम से नहीं है, लेकिन कार्य दोनों का समान है, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कार्य समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्या है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। देखो पोटैटो क्या है बेटा, एक प्रकार का स्टम का उदाहरण है। स्वीट पोटैटो किसका है, रूट का उदाहरण है। देखो दो, ये रूट है ये स्टम है, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, क्या, भोजन का संग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण देखो शकरकंदी होती है उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो जड़ का उदाहरण है, रूट का उदाहरण है। जबकि आलू है
ये इसमें भी देखो भोजन का संग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी कारण ये फूल गया। यानी कार्य तो दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की सेम नहीं है, उत्पत्ति ओरिजिन दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन। आप एक बार इसको यहाँ तक उतार लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, छोड़ देना, स्किप कर देना। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस क्या है? जितने भी जीव हैं, जितने भी हम जब सब जीव हैं, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? प्रोटीन से। और सबके सब में लक्षणों के अभिव्यक्ति कौन कर रहा है? जीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एटीपी है, एनर्जी रिलीज सब में। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? डाइजेस्टिन है सब में। जेनेटिक कोडन है सब में, जो क्या करते हैं? आनुवांशिक सूचना दे रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन है सब में। तो देखो ये क्या है? बायोलॉजिकल एविडेंस है, यानी सभी में ये है, इसका मतलब हमारे पूर्वज भी समान रहे होंगे। ठीक है, फिर है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो देखो इंग्लैंड में 1850 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले देखा गया था कि जो वाइट मौत थी ट्री पर, देखो ज़्यादा क्या थी? पादपों पर वाइट मौत थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और डार्क मौत मौत क्या थी? बहुत कम थी। जिनके डार्क पंख थे, डार्क शरीर था, वो बहुत कम थी। और जो वाइट शरीर था जिनका, वो बहुत अधिक था। ठीक है, देखो इसकी एक कहानी आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक एक बार आप इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। देखो ये है इसकी पूरी कहानी। देखो 1850 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय पेड़ पर क्या थी? वाइट मौत अधिक मात्रा में थी। और डार्क मौत बहुत ही कम मात्रा में थी। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ? 1920 के बाद जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री से निकलने वाली धुआं जो थी वो कहाँ पर आके जम गई? पौधों की पत्तियों पर आके जम गई। ठीक है, पौधों की पत्तियों पर आके जम गई। तो पौधों की पत्तियाँ कैसी हो गई? ब्लैक कलर की। और ये मौत कैसी थी? अभी भी वाइट थी। तो देखो जो भक्षी प्रीडेटर्स थे, भक्षी पक्षी थे, उनको ये जो वाइट कलर की मौत स्पष्ट रूप से दिखती थी, और वो इन सबको क्या कह गए? खा गए। अब इनके पत्ते कैसे हो गए? ब्लैक कलर के। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर की मौत थी वो दिखेंगी नहीं। अब जो दिखी नहीं, तो देखो उसने क्या कर लिया? खुद में चेंज कर लिया और ब्लैक कलर की दिखने लगी। अब पीडिएटर्स को वो दिखती नहीं थी, तो वो खाते नहीं थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट कलर की मौत तो क्या हो गई? कम, और ब्लैक कलर की क्या हो गई? ज़्यादा। एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। बट देखो विकास कैसे हुआ? विकास इस प्रकार हुआ, जिसने प्रकृति के अनुसार खुद को डाल लिया वो जीवित रह गया, जो जिसने नहीं डाला वो विलुप्त हो गया। ठीक है, आप एक बार अच्छे से उतार लो, फिर आगे देखते हैं। इन सब में वही लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ के बता सकता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं? बिफोर 1920 ब्लैक मौथ इजीली विजिबल फॉर प्रीडेटर्स फॉर लेस सर्वाइवल चांस। यानी इससे पहले जो ब्लैक थी वो आप बहुत जल्दी मात्रा में ब्लैक दिख जाती थी ग्रीन कलर की पत्ती पर। तो देखो प्रीडेटर्स क्या के चांस क्या रहेंगे? प्रीडेटर्स जल्दी से इनको आके खा जाएगा। ठीक है, और वाइट कलर की जो थी मौत आर हैज कलर एडवांटेज फॉर दिस बैकग्राउंड, सो प्रीडेटर्स कांट सी स्पॉट देम इजीली। यानी इसको प्रीडेटर्स थे वो आसानी से नहीं देख पाते थे, इसलिए नहीं खाते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पादप की पत्ती कैसी हो गई? ब्लैक हो गई। अब देखो ब्लैक हो गई, तो जो ब्लैक वाली मौत है वो तो आपस में बिल्कुल नहीं दिखेगी, और जो वाइट कलर की आसानी से दिखेगी, और प्रीडेटर्स इसको जल्दी से आके खा जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। आप एक बार इसको अच्छा उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द एबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व इन बैक्टीरियल इन लाइट ऑफ डार्विनिज्म सिलेक्शन थ्योरी। चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ना, कोई वही नहीं है, वही है इंडस्ट्री वाला, वही इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड रिसाइडिंग टू अदर एरिया। यानी एडेप्टिव रेडिएशन क्या हुआ? बहुत सारे जीव थे, एक जगह उपस्थित थे। अब जैसे जैसे इस वातावरण में क्या हुआ, भोजन की उपलब्धता कम हो गई, तो ये जीव थे अलग अलग पर्यावरण में चले गए, अलग अलग वातावरण में चले गए, अलग अलग वातावरण में चले गए। तो इन्होंने प्रत्येक वातावरण के अनुसार खुद को डाल लिया। और देखो उत्पत्ति तो इनकी सबसे एक जैसी हुई है, लेकिन ये सब क्या अलग अलग फॉर्म बन गए, क्योंकि इसने ये वाला जीव गया, इसने यहाँ पर जो जिस जोग्राफिकल एरिया में जाएगा उसके अनुसार खुद को चेंज कर लेगा, उसके अनुसार खुद की शारीरिक संरचना में चेंज कर लेगा। तो जीव क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का दिखने लगेगा। और डिफरेंट प्रकार का मतलब नई जाति का निर्माण हो गया। ठीक है, देखो ऐसा उदाहरण किसको देखो इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, इसको यहाँ तक एक बार उतार लो, इसमें यही है, आगे इसको उतार लो एक बार, डेफिनेशन में समझाती है। जो एक जो जीव था भोजन की अनुपलब्धता के आधार पर अलग अलग वातावरणों में चला गया, यही अडेप्टिव रेडिएशन है। और वहाँ पर जाकर खुद को उस पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार खुद को डाल लिया, और उस पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार खुद को डाल लिया, तो जो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में गए तो नई जातियों का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सारियों का हो गया। जैसे देखो यहाँ से निकला था एक, मान लो पक्षी है, वो हैबिटाट 1 में निकला तो स्पीसीज 1 का निर्माण हो गया। दूसरा हैबिटाट में निकला तो स्पीसीज 2 का निर्माण हो गया। और तीसरे हैबिटाट में निकला तो स्पीसीज 3 का निर्माण हो गया। फोर्थ में निकला तो स्पीसीज 4, 5 में निकला तो स्पीसीज 5, और 6 में निकला तो स्पीसीज 6 का निर्माण। इस प्रकार एक ही जीव था, लेकिन स्पीसीज कितनी बन गई? 6, क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में चली गई, क्योंकि एक जगह इस जगह बीच में भोजन क्या था? अनुपलब्ध था। ठीक, फिर है देखो, फिर है एक पार्शियल जोग्राफिकल एरिया में उदाहरण को देखने को मिलेंगे हम। कौन कौन से हैं? पहला है डार्विन की फ्रेंच, इसका उदाहरण देख लेते हैं एडेप्टिव रेडिएशन में, और फेमस यही है, इसी को पूछता है। एग्जाम्पल दे देगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटा मैमल्स, या डार्विन फ्रेंच किसका उदाहरण है? तो आप क्या बोलोगे? अडेप्टिव रेडिएशन का। या फिर आ जाएगा व्हाट इज द अडेप्टिव रेडिएशन, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आप किसी एक का उदाहरण लेके अच्छे से समझा देना। 3 नंबर का है तो एक का रख लेना, और 6-7 का जितने का भी है बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा सबको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद में डार्विन फ्रेंच का उदाहरण। डार्विन फ्रेंच, देखो डार्विन ने जो अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो कहाँ से की थी? गैलापागोस आइसलैंड से स्टार्ट की थी। और इन्होंने देखा था एक छोटे से स्मॉल पक्षी को ऑब्जर्व किया, वो कमाल का था। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो गैलापागोस द्वीप में था उसमें तो उसने देखा था सबकी जो चोंच थी वो डिफरेंट प्रकार की थी। कितने आइसलैंड में यात्रा की थी? 22 में यात्रा की थी। इस प्रकार की 22 स्पीसीज थी, 22 प्लेस में गया था वो। उसने देखा था जीव तो वो समान था, लेकिन सबकी चोंचें अलग अलग थी, वातावरण के अनुसार डल गई थी। उसी को उसने क्या दिया था? खुद ने नोटिस किया था ये चीज़, तो इसने उसका नाम क्या दिया? डार्विन फ्रेंच दिया था। देखो, देयर वॉज वेरिएशन इन फिंच इन सेम आइसलैंड, दिस वेरिएशन इवोल्यूशन ऑन द आइसलैंड फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स। यानी ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, वो भोजन की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग चला गया, और अलग अलग जगह जाकर अपनी चोंच का भी अलग अलग आकार कर लिया। ठीक है, ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है। देखो सीड ईटिंग फ्रिंच थी, वो एक जगह कहाँ पे चलेगी? कैक्टस ईटर्स के रूप में जो चोंच थी उसका क्रूशिंग ब्रिक क्या हो गई? चोंच हो गई। दूसरी की प्रोबिंग ब्रिक हो गई। तीसरी ग्रस्पिंग, और चौथा पैरट लाइक, जो क्या करती थी? फ्रूट्स को खाती थी। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपी, देखो फिर क्या है? ए कॉमन एंसेस्टर मूव टू डिफरेंट हैबिटाट एंड डेवलप द क्रिएशन वेरिएशन टू अडेप्ट द हैबिटाट लाइक बीक शेप
बिग सेम एंड साइज, यानी जो मूल जो जाति थी डार्विन फिंच की भोजन के अनुपलब्धता के आधार पर अलग अलग चली गई, अलग जगह चली गई, और वहाँ पर उपस्थित भोजन के आधार पर यानी हैबिटाट के आधार पर खुद की चोंच को, खुद की बॉडी को उनके अकॉर्डिंग डाल दिया। ठीक है, फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस का उदाहरण। ए नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस इज डिफरेंट आउट द रिलेशन फ्रॉम एंसेस्टर, जिनके क्या थे, एंसेस्टर सबके समान थे। और देखो देख लेते हैं, प्लेसेंटल ऑस्ट्रेलियन मेमल्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, मोल में कन्वर्ट हो गए, एंट ईटर के नहीं चींटी बख्शी के रूप में हो गए, माउस के रूप में कन्वर्ट हो गए। देखो जीव एक था लेकिन दिखने अलग अलग, लेमूर के रूप में, फ्लाइंग स्क्वेड के रूप में, बोकॉट के रूप में, ठीक है, और फिर क्या था, वॉल्फ के रूप में, भेड़िए के जैसा दिखता था ये। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से उतार लो फिर आगे चलते हैं। जीव एक है, अलग अलग जगह जगह जा रहा है, जिस माहौल में जा रहा है उसी के अनुसार खुद को डाल रहा है। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ पर आप एक बार इसको अच्छे से उतार लो, अच्छे से पढ़ो।